नमस्कार, मैं अमित वांद्रे। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र टीवी 24। फिलहाल नागपुर में कोरोना के केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। नागपुर के साथ साथ विदर्भ में भी ऐसे जिले हैं जहां पर लॉकडाउन की स्थिति आ गई है। कई जिलों में लॉकडाउन लगाया गया है। तो ये क्या जो वायरस हुआ है ये म्यूटेंट वायरस है या फिर लोगों की जो लापरवाही है उसी के कारण जो है वो केसेस बढ़ते जा रहे हैं? क्या जो वैक्सीन आई है वो इफ़ेक्टिव है जो कोरोना फिलहाल हमारे देश में है उसके लिए? इन सारे विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मेडिकल काउंसिल के उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल के उपाध्यक्ष डॉक्टर विंकी रुघवानी जी है। सर, स्वागत है महाराष्ट्र टीवी 24 में। थैंक यू। सर, फिलहाल नागपुर में केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उसी के साथ साथ विदर्भ में केसेस बढ़ते जा रहे हैं। एक सवाल ये है कि क्या विदर्भ में जो वायरस मिला है वो म्यूटेंट वायरस है? उसी के साथ साथ एक सवाल ये भी उठ रहा है कि अमरावती में केसेस बढ़ते जा रहे हैं, वो ज़्यादा इतने केसेस हो रहे हैं कि वहाँ पे लॉकडाउन की स्थिति या लॉकडाउन लगाया गया है। क्या इसका कारण हो सकता है? निश्चित रूप से पिछले कुछ समय में अचानक से केसेस जो है पूरे विदर्भ में बढ़ रहे हैं और विशेषकर अमरावती में तो बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ गए हैं। और अमरावती जिसकी पॉपुलेशन नागपुर से इतनी कम होने के बावजूद भी वहाँ पर 900 और पेशेंट्स जो हैं वो मिल रहे हैं। अब इसमें आपने जो सवाल पूछा कि ये दूसरा कोई म्यूटेशन है क्या, तो अमरावती और यवतमाल में कुछ केसेस में ऐसा पाया गया है कि दूसरा म्यूटेशन वायरस का हुआ है, जो दूसरा डिटेक्ट हुआ है म्यूटेशन। लेकिन यह जो म्यूटेशन है यह वह जो विदेशों का जो म्यूटेशन था, यानी यूके में जो म्यूटेशन था या साउथ अफ्रीका में या ब्राज़ील में, वैसा म्यूटेशन नहीं है। और नागपुर में तो ऐसा अभी तक के नहीं देखा गया है और मिला है कि कोई दूसरा म्यूटेशन वायरस का हुआ हो। तो ये जो म्यूटेशन है वो डिटेक्ट हुआ है क्या? और फिर अमरावती में देखा गया कि एक ही परिवार के कई लोग जो है वो पॉजिटिव हो गए। नागपुर में भी केसेस बढ़े लेकिन एक परिवार के लोग पूरे तरीके से पॉजिटिव नहीं मिले थे। तो ये वायरस को जो वैक्सीन फिलहाल आई है क्या इफेक्टिव हो सकती है? हाँ बिल्कुल। देखिए कैसा है कि जैसे ये जो म्यूटेंट वायरस था जो कि यूके में और साउथ अफ्रीका में और ब्राज़ील में, इसके बारे में कुछ स्टडीज़ की गई कि ये जो वैक्सीन्स आ रही हैं वो इन वायरसेस पे इफ़ेक्टिव है, म्यूटेंट वायरसेस पे इफ़ेक्टिव है कि नहीं है। तो ऐसा पाया गया कि लगभग सभी वायरस म्यूटेंट वायरसेस पे, यानी यूके में, ब्राज़ील में, वहाँ पर ये वैक्सीन्स जो है वो भी इफ़ेक्टिव हैं। साउथ अफ्रीका के जो म्यूटेंट वायरस के बारे में एक स्टडी में ऐसा आया कि इफेक्टिविटी इन वैक्सीन्स की थोड़ी कम है। पर कुल मिला के ऐसा कहा गया है कि ये जो म्यूटेंट वायरस है, अभी तक के जो म्यूटेशंस दिख रहे हैं उनमें ये वैक्सीन्स जो है वो भी कारागार है और वो भी सफिशेंट है। एक सवाल ऐसा भी, जब से कोरोना आया है तब से कितने बार म्यूटेंट हो चुका होगा, ऐसा एक अनुमान कई लोग कहते हैं कि कई बार म्यूटेंट हुआ होगा। तो आपको क्या लगता है, ऐसी कोई स्टडी आई है जो बता रही है कि इतने बार म्यूटेंट हुआ है और म्यूटेंट होने के बाद वो कितना इफेक्टिव या कितना घातक और हो जाता है? देखिए ऐसा है कि म्यूटेंट कितने बार हुआ है ये तो अभी खोज का विषय है, इसके ऊपर काफ़ी स्टडीज़ चल रही हैं और आगे और ज़्यादा क्लियरिफिकेशन इसमें आएगा। पर म्यूटेंट होने के बाद में, जैसे कि कहा गया कि पहले एक स्टडी आई थी जिसमें ऐसा कहा गया कि यूके में जो वायरस आया है वो उसकी स्प्रेडेबिलिटी यानी ट्रांसमिशन की जो क्षमता है वो ज़्यादा है, यानी जल्दी इन्फेक्टिविटी वो स्प्रेड करता है। इस टाइप का वायरस है। विरुलेंस यानी ज़्यादा खतरनाक वायरस है कि नहीं है, ऐसा तो अभी तक कोई स्टडी म्यूटेशन के बाद में आई नहीं है। तो कुल मिला के म्यूटेंट जो वायरस होते हैं इनके बारे में जो खोज है अभी और चल रही है, आगे चल के और ज़्यादा इस पर क्लियरिटी आएगी। भारत में केसेस बढ़ रहे हैं, खासतौर पर महाराष्ट्र में केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो ये क्या ये म्यूटेशन के कारण या फिर जो जनता है वो लापरवाह हो गई थी, पिछले दिनों की केसेस कम हो रहे हैं, कोरोना ख़त्म हो गया, इसके कारण जो है केसेस बढ़े? निश्चित रूप से इसमें हम कह सकते हैं कि कुछ कुल मिलाकर जनता जो है वो खुद जिम्मेदार रहती है, क्योंकि जिस हिसाब से पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ दिनों में खास करके शादियां और इन सब होने की वजह से, लोगों का सोशल फंक्शंस होने की वजह से, एकत्रित होने की वजह से एक बहुत बड़ा कारण है जिससे यह जो पेशेंट्स हैं, नंबर ऑफ़ पेशेंट्स कोविड के फिर से बढ़ गए हैं। एक सवाल ये भी आता है कि जो वैक्सीन है वो वैक्सीन जो व्यक्ति फिलहाल कोरोना पॉजिटिव है उन्हें दी जा रही है, नहीं दी जा रही है, नहीं दी जा रही, उसका कारण क्या है? नहीं, जो कोरोना पहले जिनको कोविड हो चुका है उनको तो वैक्सीन बिल्कुल लेना है, क्योंकि क्या है कि कोविड एक बार होने के बाद में भले ही शरीर में ऐसा प्रोटेक्शन आ गया होगा, लेकिन उसके बावजूद वैक्सीन लेने से वो प्रोटेक्शन और ज़्यादा बढ़ जाता है, एंटीबॉडीज होती है और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उनको तो वैक्सीन लेनी ही है। पर जिनको अभी
कोविड है इस समय, उन जो कोविड पॉजिटिव है इस समय, उनको यह वैक्सीन अभी कम से कम 14 दिन नहीं लेनी है, उसके बाद ही उस वैक्सीन लेने का विचार करना है। जी, कई वैक्सीन्स फिलहाल है, 2 वैक्सीन भारत में है, कई और कंपनियां जो है वो वैक्सीन लाने वाली है। भारत में कितने वैक्सीन होगी और कौन सी वैक्सीन जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है? देखिए, इस समय भारत में 2 वैक्सीन्स हैं, जिसमें से एक जो है भारत बायोटेक की कोवैक्सीन है और दूसरी एस्ट्राजेनेका यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट की जो है कोविशील्ड है। और दोनों वैक्सीन जो हैं वो उनका लगभग सेम ही है। आप देखेंगे दोनों वैक्सीन को जो स्टोरेज रहता है वो 2 से 8 डिग्री पे स्टोरेज रखना है उनको। दोनों वैक्सीन्स की इफ़ेक्टिविटी लगभग सेम है। हालांकि कोविशील्ड जो है उसकी इफ़ेक्टिविटी के बारे में आ गया है कि करीब 70-72% है। कोवैक्सीन की भी जल्दी ही आ जाएगा उसकी इफ़ेक्टिविटी कितनी है, पर कुल मिलाकर यह वैक्सीन जो हैं ये सिमिलर हैं, दोनों में इफ़ेक्टिविटी सेम है, दोनों के साइड इफ़ेक्ट्स भी लगभग सेम है, तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इसलिए ऐसा कहना कि ये एक वैक्सीन दूसरी वैक्सीन से ज़्यादा अच्छी है, यह सही नहीं होगा। दोनों वैक्सीन अच्छी हैं, दोनों वैक्सीन सेम है। कई जगह ऐसा भी कंपैरिजन किया जा रहा है कि भारत में जो वैक्सीन बनी है उसके तुलना में विदेशों में जो वैक्सीन बनी है वो ज़्यादा कारगर है, तो आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि जो विदेशों में जो वैक्सीन्स हैं उनके बारे में, जैसे एक ये जो वैक्सीन्स विदेशों की जो नाम आ रहे हैं, मॉडर्ना वैक्सीन या ये वैक्सीन जो हैं, इनका इफ़ेक्टिविटी जो है वो भले ही थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन कुल मिलाकर उनके जो बाकी, जैसे उनको स्टोर करने के लिए -70 डिग्री पे टेम्परेचर पे रखना है, तो ये जो बाकी चीज़ें हैं उन सब में हमारी वैक्सीन जो है वो बेटर है उनकी जो बाकी चीज़ों में। तो कुल मिलाकर ऐसा कहना कि विदेशों की वैक्सीन ज़्यादा अच्छी हैं, हमारी वैक्सीन जो है वो कम अच्छी है, ये बिल्कुल गलत है। भारत में बनी हुई जो वैक्सीन्स हैं वो बहुत अच्छी हैं, प्रभावित हैं और बहुत अच्छे से उनको प्रोटेक्शन जो कैपेबिलिटी है वो हो सकती है। अभी फ़िलहाल भारत में जो है वो फ्रंटलाइन वर्कर को कोरोना की वैक्सीन दी जा रही है, सामान्य लोगों तक आने तक कितना वक्त लग जाएगा? अभी जैसे कि आपने देखा कि हेल्थ केयर वर्कर्स को पहले दिया गया, उसके बाद में फ्रंटलाइन वर्कर्स को अभी मिल रही है, और अब इसके बाद में जो है ऐसे व्यक्ति जिनको 50 साल से ज़्यादा उम्र है और दूसरे जिनको कोमार्बिडिटीज़ है, जिनको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन और बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दिया जाएगा। आज ही जो एक प्रकार से गवर्नमेंट की तरफ से एक सूचना आई है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, कि मार्च में ही यह जो 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं उन सबको वैक्सीनेट किया जाएगा। और सरकारी अस्पतालों में तो लगेगा ही, पर प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इनको शुरुआत की जाएगी। तो मुझे लगता है ये जल्दी ही यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और बाकी लोगों को भी जल्द से जल्द जो है वैक्सीन मिलना शुरू हो जाएगी। सर, इन बिटवीन में ऐसा देखा गया है कि वैक्सीन को लेकर लोगों में फ़िलहाल जो डर का वातावरण है, कोई संभ्रम भी दिखाई दे रहा है। कई लोग हैं जो वैक्सीन नहीं लेना चाहते हैं, कई केसेस भी हुए हैं कि लोग बीमार हो गए, उसके कारण भी जो लोग हैं डर रहे हैं। तो वो जो हवा बनाई गई है कि वैक्सीन से ही साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं, आपने भी वैक्सीन लिया है, आपके पूरे वर्कर ने वैक्सीन लिया है, आपका अनुभव बताइए सर, और वैक्सीन लेना कितना महत्वपूर्ण है इसके बारे में बताइए। नहीं, देखिए, वैक्सीन जैसे कि हम इसके पहले जब तक वैक्सीन नहीं थी तो हम लोग जो प्रिकॉशन ले रहे थे वो प्रिकॉशंस जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। जैसे हम लोग सैनिटाइज़र यूज़ करना या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, ये सब चीज़ें जो है हमको वायरस को अपने आप से दूर रखने के लिए ठीक है। लेकिन वैक्सीन जो है, यह वैक्सीन डायरेक्ट जो प्रोटेक्शन जो है, एक एंटीबॉडीज़ जो है बॉडी में तैयार करवाती है, तो ये एक प्रोटेक्शन का सबसे अच्छा माध्यम है। तो इसीलिए वैक्सीन नहीं लेना ये तो बिल्कुल गलत सोच है। वैक्सीन तो बिल्कुल ही लेना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि ये वैक्सीन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो साइड इफ़ेक्ट तो हर वैक्सीन के होते हैं। आपको पता है कि भारत देश में इतने सारे वैक्सीन्स बनते हैं, यानी दुनिया की 60% जो वैक्सीन्स हैं वो हमारे देश में बनती हैं, और हमारे देश में 5 करोड़ लोगों को वैक्सीन दिया जाता है।
जो बच्चे होते हैं या गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको नॉर्मल वैक्सीन जो है इतने लोगों को लगता है। तो हर वैक्सीन के थोड़े थोड़े साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अब ये जो कोविड वैक्सीन है इसका भी क्या है, जहाँ वैक्सीन लगता है वहाँ थोड़ा सा सूजन आ सकती है, थोड़ा दर्द होता है, बुखार आ सकता है, बॉडी एक हो सकता है, हेड एक हो सकता है, किसी को वॉमिटिंग सेंसेशन थोड़ा सा होता है। तो ये जो साइड इफ़ेक्ट्स है ये माइनर साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है जिनके कारण वैक्सीन न लगाया जाए। ऐसे ही तो अभी तक के इतने मतलब 1 करोड़ से ज़्यादा 1,20,00,000 इतने वैक्सीन जो हमारे देश में दिए जा चुके हैं और कहीं पर भी एक मेजर साइड इफ़ेक्ट जो है वो नहीं दिखा है। तो हम ऐसा निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये वैक्सीन जो है बिल्कुल माइनर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और ये बिल्कुल ही लगाना चाहिए। ये बहुत अच्छा कोविड-19 के लिए एक प्रोटेक्शन है। सर अभी सामान्य लोगों तक ये जो वैक्सीन है वो आने के लिए तकरीबन 1 महीना 1.5 महीना लग सकता है, अनुमान है इसका। तो ऐसे में अभी जो है केसेस बढ़ते जा रहे हैं, शहर में भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लोगों में डर भी पैदा हो रहा है। तो ऐसे में लोगों ने क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? अगर वो पॉजिटिव है तो क्या ज़रूरी है कि हॉस्पिटलाइज होना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए? नहीं, प्रिकॉशंस तो देखिए पहले से ही बार बार प्रशासन द्वारा कहा जा रहा है कि प्रिकॉशंस जो है कोविड के लिए लेना ही है और वो कोविड प्रिकॉशंस जो हैं वो किसी भी कीमत पर, ये शायद ये जो फिर से केसेस बढ़ना शुरू हो गए उसका कारण यही है कि लोगों ने प्रिकॉशन नहीं लिए हैं। तो लोगों ने जो जनरल प्रिकॉशंस हैं वो तो बिल्कुल लेना ही चाहिए और प्रशासन ने जो अभी थोड़ी सी कड़क नियम फिर से लगाए हैं मुझे लगता है यह भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह लगाने से जो जिस प्रकार से एक फिर से कोविड नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ रहे थे तो उसमें भी रोक लग सकती है और लगेगी ही निश्चित रूप से। मेरे सवाल आपने शायद उसका आंसर नहीं दिया। हॉस्पिटलाइज होना ही इम्पोर्टेंट है इसमें? कई बार बीच में देखा गया है कि होम आइसोलेट कर दिया जाता है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि अभी लोगों में डर है, केसेस बढ़ते जा रहे हैं, फिर बेड अवेलेबिलिटी के बारे में सवाल खड़े हो जाएंगे। तो ऐसे में क्या हॉस्पिटलाइज होना ही महत्वपूर्ण है या फिर आप घर में रह के भी इलाज करा सकते हैं? देखिए, आपका जो सवाल है कि कोविड पॉजिटिव होने के बाद किसी को अपने घर में होम आइसोलेशन ही करना चाहिए या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रहना चाहिए, तो बहुत ही ये तो लोगों की मानसिकता है। अगर लोग सही में उसका अच्छे से पालन करेंगे तो घर में भी रह सकते हैं, होम क्वारंटाइन रह सकते हैं, उनको हॉस्पिटल जाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अगर उनको ज़्यादा सिम्टम्स नहीं हैं या माइल्ड सिम्टम्स हैं या असिम्टोमेटिक हैं, अगर उनको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो निश्चित रूप से उनको हॉस्पिटलाइज होना ही पड़ेगा। पर ये सब हमारे जो कुल मिलाकर नंबर ऑफ़ पेशेंट्स अगर बढ़ जाते हैं तो उस समय हम लोग सबको तो हॉस्पिटल में रखना पॉसिबल नहीं होता है। तो मुझे लगता है होम क्वारंटाइन जो है वो सही है, खास करके असिम्टोमेटिक और माइल्ड सिम्टोमेटिक पेशेंट्स के लिए। तो उन्हें हॉस्पिटल की आवश्यकता नहीं है, उनको घर में ही रहना है, लेकिन उनको यह पालन करना है, उनको बाहर नहीं निकलना है, यह बहुत आवश्यक है। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल यही होगा कि जनता से क्या अपील करोगे? नहीं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग 2 चीज़ें मैं कहूँगा। पहले तो कोविड को लाइटली लेना बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी भी हालांकि पहले से जो डेथ रेट है वो डेथ जो है वो कम हो रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हम फिर से, क्योंकि हम देख चुके हैं, हमारे सामने यूके और यूएस का उदाहरण है, अमेरिका और इंग्लैंड का, जहाँ पर केसेस फिर से बहुत बढ़ गए और बहुत ज़्यादा मौतें फिर से हो गई। तो इसलिए हमको कोविड को बिल्कुल ही सीरियसली लेना है। हमको वो प्रिकॉशंस जो है वो पूरे जैसे प्रशासन जो अपेक्षा रखता है हमको वैसा ही व्यवहार करना है। और दूसरा जो है वो वैक्सीनेशन के बारे में मैं कहूँगा कि वैक्सीनेशन जो है वो बहुत आवश्यक है। जब जिस को चांस मिले वैक्सीन लगाने का, उसने कोविड वैक्सीन ज़रूर लगा लेनी चाहिए, क्योंकि कोविड वैक्सीन जो है वो हमारा एक फाइनल प्रोटेक्शन है। इसीलिए कोविड वैक्सीन से घबराने की ज़रूरत नहीं है और हमें निश्चित रूप से कोविड वैक्सीन लगा लेना चाहिए, ऐसा मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूँगा। सर, ये कोरोना का सफ़र कब तक सफ़र करेगा लोगों को? कितना अंदाज है, कितने साल तक रह सकता है? ये तो कोई भी नहीं बताएगा, ये अब समय ही बता पाएगा कि कब ये कोविड जो है वो एक इतिहास बन जाएगा। लेकिन अभी आज की तारीख में तो ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ पेशेंट जो है वो कई महीनों तक और हो सकता है वर्षों तक जो है वो हमारे साथ में रहेंगे। और हमें जो अपनी लाइफ स्टाइल है वो कोविड को देखते हुए ही जो परिवर्तन है हमें वो
करते रहना पड़ेगा, ऐसा व्यतीत होता है, ऐसा लगता है। धन्यवाद सर, महाराष्ट्र 24 से बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आप सुन रहे थे डॉक्टर विंकी रुगवानी जी को, जो महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल के उपाध्यक्ष है, जिन्होंने वैक्सीन के ऊपर जो सवाल खड़े की जा रहे थे उसके बारे में जानकारी दी, वैक्सीन कितनी इंपॉर्टेंट है इसके बारे में बताया, वही जो नॉर्म्स या फिर जो प्रिकॉशन लेना चाहिए कोरोना के लिए उनके बारे में भी बताया। वही अगर केसेस बढ़ते हैं और अगर आपको ट्रीटमेंट कराना है तो आप घर में भी ट्रीटमेंट करा सकते हैं, डॉक्टर के सुझाव के हिसाब से आप घर में भी ट्रीटमेंट करा सकते हैं, इस बारे में जानकारी दी। तो पूरा जो फिलहाल केसेस बढ़ रहे हैं महाराष्ट्र में, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं जनता की लापरवाही भी जवाबदार है, ऐसा भी उन्होंने कहा। अगर आपको कोरोना से बचना है तो जो नियम फिलहाल लगाए गए हैं उसका पालन कीजिए, खुद को सुरक्षित रखिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए और देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार।